काली हवेली का रहस्य। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर के बाहरी इलाके में एक पुरानी उजाड़ हवेली खड़ी थी, जिसे गांव वाले काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां कई सालों पहले एक भयंकर हादसा हुआ था, जिसके बाद से उस हवेली में किसी ने कदम नहीं रखा। कहते थे जो भी गया वो लौटा नहीं, या फिर पागल होकर लौटा। आरंभ। राजीव एक युवा पत्रकार था, जिसे भूत प्रेत की कहानियों में यकीन नहीं था। उसे ऐसे विषयों पर लेख लिखना पसंद था और वह हमेशा तथ्यों की तलाश में रहता था। जब उसे काली हवेली के बारे में पता चला, तो उसने तय किया कि वह खुद वहां जाएगा और सच्चाई सामने लाएगा। डर तो एक भ्रम है, उसने अपने दोस्तों से कहा। मैं इस हवेली में एक रात गुजार कर दिखाऊंगा। पहली रात। राजीव ने कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर साथ लिया और एक रात हवेली में प्रवेश किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, जंग लगे किवाड़ की चींची की आवाज ने पूरे वातावरण को भयावह बना दिया। हवेली के अंदर अंधेरा था, दीवारों पर फफूंदी जमी थी और हवा में अजीब सी सड़ांध थी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, फर्श पर पुराने खून के धब्बे थे, जो कभी साफ नहीं हुए। रात के करीब 12 बजे, जब वह अपने कैमरे पर रिकॉर्डिंग कर रहा था, तभी अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तेज ठंडी हवा का झोंका आया और सारी खिड़कियां खुद से खुलने लगी। तभी उसने पहली बार वो आवाज सुनी, किसी औरत की धीमी कराहती हुई सिसकियां। का कौन है वहां? राजीव की आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं मिला, बस एक पुरानी लोरी की धुन गूंजती रही। जब उसने मुड़कर देखा, तो एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला उसे घूर रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और चेहरा जले हुए मांस जैसा विकृत। राजीव चीख पड़ा और नीचे गिर गया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, वह महिला गायब थी। सच्चाई का पता। अगली सुबह किसी तरह राजीव वहां से बाहर निकला और सीधे गांव के बुजुर्गों के पास गया। उन्होंने उसे बताया, सालों पहले इस हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह नामक जमींदार रहता था। उसने एक गरीब लड़की, रूपा, को हवेली में नौकरानी के रूप में रखा था। लेकिन ठाकुर की नजर बुरी थी। जब रूपा ने उसका विरोध किया, तो उसने उसे जिंदा जला दिया। रूपा की आत्मा अब भी वहां भटकती है, अपने न्याय के लिए। जो भी वहां जाता है, उसे वह अपना दर्द दिखाती है। अंतिम प्रयास। राजीव ने तय किया कि वह रूपा की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। वह एक पंडित के साथ फिर से हवेली गया और उस जगह पर यज्ञ करवाया जहां रूपा को जलाया गया था। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवेली में तेज हवाएं चलने लगी, दीवारों से खून रिसने लगा और रूपा की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई। लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ दर्द भी था। पंडित ने मंत्र पूरा किया और आखिरी बार कहा, तुम्हें अब शांति मिले, तुम्हारा कष्ट खत्म हुआ। एक तेज चीख के साथ रूपा की आत्मा एक रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। समाप्ति। हवेली अब वीरान है, लेकिन अब वहां कोई डरावनी चीख नहीं आती। राजीव ने अपने अनुभव पर एक किताब लिखी, मैंने आत्मा को देखा, काली हवेली की सच्ची कहानी। लेकिन कहते हैं, कभी कभी रात को हवेली के पास से गुजरो तो अब भी वो लोरी सुनाई देती है। काली हवेली का रहस्य भाग 2, अधूरी मुक्ति। अध्याय 1, परछाई। राजीव की किताब के प्रकाशन को 3 महीने हो चुके थे। लोगों ने उसे खूब सराहा, लेकिन कुछ ने कहा कि रूपा की आत्मा अब भी हवेली में मौजूद है, क्योंकि उसकी मुक्ति अधूरी थी। एक दिन राजीव के पास एक रहस्यमय चिट्ठी आई, बिना प्रेषक के, सिर्फ एक लाइन लिखी थी।
तुमने जो देखा वो सब नहीं था। हवेली में अब भी कोई बाकी है। राजीव ने इसे मजाक समझा, लेकिन फिर एक रात उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर खरोंच के निशान उभरने लगे, कमरे में अचानक ठंड महसूस होने लगी और रात को उसी लोरी की धीमी धुन सुनाई देने लगी। क्या रूपा की आत्मा अभी तक पूरी तरह मुक्त नहीं हुई? या फिर कोई और आत्मा जो अब जाग गई थी? काली हवेली का रहस्य भाग 2, अधूरी मुक्ति। अध्याय 2, हवेली की छत के नीचे। राजीव को अब यकीन हो चला था कि खत मजाक नहीं था। उस रात जब वह सोने गया तो सपने में फिर वही लड़की दिखी, लेकिन इस बार वह रूपा नहीं थी। उसका चेहरा अनजान था, आंखें भयावह और गहराई से भरी हुईं। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरी मौत का बदला अभी बाकी है। सुबह उठते ही राजीव ने तय कर लिया, वह फिर से काली हवेली जाएगा, लेकिन अकेला नहीं। इस बार उसने अपने पुराने कॉलेज के दोस्त नील, जो एक पैरासाइकोलॉजिस्ट, आत्माओं और अज्ञात शक्तियों के विशेषज्ञ था, को साथ आने को कहा। नील ने भी किताब पढ़ी थी और पहले ही चेताया था कि रूपा की आत्मा की मुक्ति पूरी तरह नहीं हुई। हवेली का बदला हुआ चेहरा। दोनों शाम को गांव पहुंचे और स्थानीय पंडित से मिले, जिन्होंने डरते हुए कहा, पिछले 1 महीने में हवेली के पास जो भी गया है वो बीमार पड़ा है। कुछ की मौत भी हो चुकी है। अब वहां कोई जाना नहीं चाहता। राजीव और नील ने तय किया कि वे रात 12 बजे हवेली में प्रवेश करेंगे। लेकिन जैसे ही वे हवेली में घुसे, उन्होंने देखा हवेली की छत पर एक सफेद परछाई घूम रही थी। दीवारों पर नई ताजा खून की लकीरें उभरी थी। फर्श पर किसी ने नाखूनों से खरोंच कर लिखा था, मेरी चीख अभी भी बंद है। नील ने तुरंत अपने उपकरण निकाले, ईएमएफ मीटर, थर्मल कैमरा और एक ओइजा बोर्ड। और तभी परछाई ने लिया रूप। एक तेज झोंके के साथ हवेली की लाइट्स फड़कने लगी। नील की थर्मल स्क्रीन पर एक महिला का गर्म आकृति दिखा, लेकिन यह रूपा नहीं थी। कौन हो तुम? राजीव ने पूछा। तभी हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। मैं दुर्गा हूं। ठाकुर ने मुझे भी मारा था, रूपा के 1 साल पहले। अब राजीव और नील समझ चुके थे, काली हवेली की कहानी में सिर्फ एक नहीं, कई आत्माएं बंधी हैं। काली हवेली का रहस्य भाग 2, अधूरी मुक्ति। अध्याय 3, दूसरा क्ल। हवेली की छत पर से आती दुर्गा की आवाज ने माहौल को और भी भारी बना दिया था। नील ने ओइजा बोर्ड पर हाथ रखा और पूछा, दुर्गा, तुम्हें किसने मारा? क्या रूपा जानती थी तुम्हारे बारे में? सुई घूमने लगी। धीरे धीरे शब्द उभरने लगे। ठा, को, र, क, स्ला, को, चुप कर दिया। राजीव ने समझा, ठाकुर रणवीर सिंह ने दुर्गा का कत्ल रूपा से पहले ही किया था, लेकिन सबूत मिटा दिए थे। शायद रूपा ने यह जाना और इसलिए उसका अंजाम भी वही हुआ। नील ने आगे पूछा, दुर्गा, तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है? ओइजा बोर्ड पर उभरा, बदला और सच का खुलासा। गांव की छानबीन। अगली सुबह राजीव और नील गांव लौटे और पुराने रजिस्टर खोजे, जमींदारी दस्तावेज, पुलिस रिपोर्ट और हवेली में काम करने वालों की सूचियां। एक नाम सामने आया, दुर्गा, सेविका, 1942 में लापता घोषित। पर कोई एफआईआर नहीं थी। गांव के बुजुर्ग हरीश दादा ने कांपते हुए बताया, दुर्गा को ठाकुर ने हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर बंद कर दिया था।
सुना है, वहीं उसका दम घुट गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि डरते थे। राजीव और नील ने तय किया, आज रात वे हवेली की उस ऊपरी मंजिल पर जाएंगे, जहां आज तक कोई नहीं गया। छत की आत्मा। रात को 1 बजे वे पुराने टूटे-फूटे सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। हर कदम पर लकड़ी चटकती थी और अंधेरा सघन होता जा रहा था। छत पर पहुंचते ही उन्होंने देखा, एक कोठरी बंद थी। दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था। नील ने धीरे से ताला तोड़ा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक जोर की चीख गूंजी और कमरा धुएं से भर गया। हवा में घुलती एक आकृति प्रकट हुई। दुर्गा की आत्मा, लेकिन अब बहुत ज्यादा विकृत और क्रोधित। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। तुम सच तक पहुंचे, लेकिन अब कोई और भी जाग रहा है। कौन? राजीव चिल्लाया। एक धीमी आवाज गूंजी। ठाकुर की आत्मा अब जाग गई है। अब यह कहानी सिर्फ आत्माओं की नहीं रही। अब शिकार और शिकारी दोनों मृत आत्माएं हैं। आगे क्या? क्या राजीव और नील ठाकुर की आत्मा का सामना कर पाएंगे? हवेली में और कितनी रूहें बंधी हैं? क्या ये कहानी सिर्फ भूतों की है, या किसी गहरे षड्यंत्र की? काली हवेली का रहस्य भाग 2, अधूरी मुक्ति। अध्याय 4। जाग उठा ठाकुर। राजीव और नील अभी दुर्गा की आत्मा से संवाद कर ही रहे थे कि हवेली की नींव जैसे हिलने लगी। चारों तरफ से हवा के झोंके ऐसे आ रहे थे जैसे कोई तूफान आने वाला हो। तभी ओइजा बोर्ड की सुई अचानक तेजी से घूमने लगी और शब्द बने। वह आ गया है। राजीव ने पूछा। कौन? फुसफुसाहट गूंजी। ठा को र। ठाकुर रणवीर की वापसी। हवेली की दीवारें कांपने लगी। नीचे के कमरे से भारी कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। नील ने कैमरे की स्क्रीन पर देखा, एक छाया, ऊंचा कद, हाथ में तलवार और आंखें जली हुई राख जैसी। ये ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा थी। लेकिन वह कोई आम आत्मा नहीं थी। वह भस्मात्मा बन चुकी थी। एक ऐसी आत्मा जो अपने पापों से शक्तिशाली हो जाती है। ठाकुर की आत्मा बोली, मैंने सब कुछ अपने नाम किया। अब कोई मेरा सच नहीं जान पाएगा। राजीव चिल्लाया। तूने दुर्गा और रूपा को मारा। क्यों? ठाकुर की आत्मा हंसी। वो सिर्फ शुरुआत थी। हवेली की दीवारों में और भी लाशें दफन हैं, जिनकी किसी ने खबर तक नहीं ली। नील ने पवित्र रुद्राक्ष निकालकर ठाकुर की ओर फेंका। आत्मा चीखते हुए पीछे हट गई। हवेली की पुरानी तहखाना। नील और राजीव ने तय किया, उन्हें हवेली की नीचे की तहखाना, बेसमेंट तक जाना होगा, जहां ठाकुर ने अपने पापों को दफन किया था। वहां शायद और आत्माएं कैद थी। जैसे ही वे नीचे उतरे, उन्हें एक लोहे का दरवाजा मिला। उस पर लाल रंग में लिखा था, यहाँ पाप सोते हैं, उन्हें मत जगाना। राजीव ने कहा, अब बहुत सो चुके हैं, अब उन्हें सामने लाना होगा। दरवाजा खुला और जैसे ही दरवाजा खोला, सड़ी हुई लाशों की दुर्गंध ने सब कुछ भर दिया। अंदर दीवारों पर खून से चित्र बने थे और एक कोना ऐसा था जहां कंकालों का ढेर पड़ा था। तभी उनमें से कुछ हड्डियां खुद ब खुद हिलने लगी। नील ने चौंक कर कहा, ये आत्माएं अभी तक बंधी हुई हैं और अब ये हमें भी छोड़ेंगी नहीं जब तक हम इन्हें मुक्त न करें। राजीव की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक सवाल, हम इन्हें कैसे मुक्ति देंगे? आगे क्या? ठाकुर की आत्मा अब पूरी ताकत में है।
क्या कोई उसे रोक सकता है? हवेली की तह में और कितने राज छिपे हैं? राजीव और नील को अब चाहिए तांत्रिक ज्ञान या कोई पुरानी किताब जो हवेली से जुड़ी हो। काली हवेली का रहस्य भाग 2 अधूरी मुक्ति। अध्याय 5 प्राचीन ग्रंथ की खोज। तहखाने में पड़ी हड्डियां जैसे चीख रही थी। दीवारों पर लहू के निशान अब एक शब्द का आकार लेने लगे। शांति केवल रक्त के न्याय से मिलेगी। नील ने तुरंत अपने नोट्स में यह बात दर्ज की और कहा, हमें किसी ऐसे ग्रंथ की जरूरत है जो ठाकुर जैसे पिशाचात्मा को शांत करने का उपाय बताए। ये सामान्य आत्मा नहीं है, ये रक्त से शक्तिशाली होती है और शुद्ध मंत्रों से ही इसे बांधा जा सकता है। राजीव को याद आया, गांव में पुराने मंदिर के पास एक लाल पत्थर की कोठरी है जिसे तांत्रिक कक्ष कहा जाता है। गांव के लोग उस जगह को शापित मानते हैं और कोई पास नहीं जाता। दोनों ने तय किया, अगली सुबह वहीं जाएंगे। तांत्रिक कक्ष में प्रवेश। सूरज ढलते ही वे मंदिर पहुंचे। पत्थर की दीवार पर एक श्लोक खुदा था, जो असत्य का दमन करे वही सत्य का वाहक है। अंदर एक पत्थर की मेज पर एक पुराना ग्रंथ रखा था, रक्तमुक्ति तंत्र। नील ने ग्रंथ खोला। पन्ने टूटे फूटे थे, मगर उसमें स्पष्ट लिखा था, भस्मात्मा को बांधने के लिए पवित्र अग्नि, रक्त साक्षी और आत्माओं की रिहाई आवश्यक है। मतलब, ठाकुर की आत्मा को तब तक बांधा नहीं जा सकता जब तक बाकी मरी आत्माओं को मुक्ति न दी जाए। और उसके खिलाफ एक साक्षी चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो उस रात को जानता हो। गांव में एक आखिरी गवाह। राजीव और नील वापस गांव लौटे और हर बुजुर्ग से पूछा, क्या किसी ने ठाकुर की असलियत देखी थी? तब गांव के कोने में रहने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति सामने आया। नाम करणलाल, उम्र 96 साल। उसने कहा, मैं ठाकुर का मुनीम था। मैंने सब देखा था। दुर्गा, रूपा और 3 और लड़कियां, सबको ठाकुर ने मार डाला। पर मैंने कभी मुंह नहीं खोला, डरता था। राजीव ने उसकी ओर देखा। अब आपकी गवाही ही उन्हें मुक्ति दिला सकती है। रक्तसाक्षी की रात। रात को तीनों, राजीव, नील और करणलाल, फिर से हवेली पहुंचे। तहखाने में उन्होंने ग्रंथ के अनुसार मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। दुर्गा, रूपा और अन्य आत्माएं हवा में प्रकट होने लगी। उनकी आंखों में आंसू थे। नील ने मंत्र पढ़ा, जिनका बलिदान अज्ञात रहा वे अब न्याय के साक्षी हों। तभी हवेली कांपी और ठाकुर की आत्मा प्रकट हुई, इस बार और भी विकराल रूप में। तुम मुझे बांध नहीं सकते, उसने गरजते हुए कहा। तभी करणलाल आगे बढ़ा और कांपते हुए बोला, मैं गवाह हूं तेरे हर पाप का। अब तेरा अंत होगा। ठाकुर चीखने लगा। हवेली की छत टूटने लगी, दीवारें फटने लगी। नील ने ग्रंथ की आखिरी पंक्तियां पढ़ी और पवित्र अग्नि में गवाह का रक्त टपकाया। एक जोरदार विस्फोट हुआ और सब शांत हो गया। अंत नहीं, एक और आरंभ। सुबह की पहली किरणों में हवेली अब खामोश थी। दुर्गा, रूपा और बाकी आत्माएं अंततः मुक्त हो चुकी थी।